अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि बेंच एक मरतबा फिर टूट गया। जस्टिस जनाब मंदोखेल साहब ने निकलना था बेंच में से, वो निकल गए। समाज शुरू होने से कबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इससे पहले कि आप कुछ कहें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते, जबकि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे। एक जज, मुअज़्ज़ज़ जज, कल तक बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे और रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो अब बेंच में शामिल होने पर रजामंद नहीं है? ये सवालात पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में आगाह किया। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट की तश्कील के दिए, जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीम अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केस की कॉज लिस्ट भी जारी की थी। अच्छा, बेंच की तश्कील के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी सामने आया था और काजी फायद ईसा साहब के फैसले को उन्होंने कहा था कि ये उसकी तरफ तवज्जो दी जाए और ज़ेर तवज्जो लाने की उस फैसले को ज़रूरत है, ये कहा था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। उन्होंने कहा, मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था और मुझसे मुशावरत नहीं की गई, शायद मुझसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी या इससे कबल ये समझा नहीं किया। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे और जो भी बेंच बने ऐसा फैसला हो जो सबको कबूल हो। अब ये जज साहब कह के तो वो जा रहे थे, हम सब आइन के पाबंद हैं और 15 के 15 जजेस आइन की पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल की बात को काटते हुए कहा कि थोड़ी देर में नए बेंच की तश्कील हम कर देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की बात मुकम्मल हुए बगैर ही जजेस उठकर चले गए। कमरा अदालत के अंदर जो 4 कुर्सियां थी उनको 3 कुर्सियों में बदल दिया गया और सियासी रहनुमा, वकला और सहाफ़ी कमरा अदालत के अंदर मौजूद रहे और जजेस की आमद का इंतजार फिर किया जाता रहा। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है कि PMLN ने कैसे माजी में जजेस को इस्तेमाल किया, उनसे अपनी मर्जी के काम निकलवाए और उसके बाद उन जजेस को किस तरह से नवाजते रहे। ये मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आपको याद होंगे, ये नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुनने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की बरतरफी में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, नून लीग ने उन्हें 2008 में अपना सदारती उम्मीदवार बनवा दिया था और नवंबर 2016 में गवर्नर सिंध भी इनको बना दिया गया था और ये बतौर गवर्नर सिंध इंतकाल फरमा गए। जस्टिस रफीक तारड़ साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, उन पर इल्ज़ाम रहा कि उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर जस्टिस सज्जाद अली शाह की बरतरफी में अहम किरदार अदा किया था और जस्टिस रफीक तारड़, ये अता तारड़, आज वो उनका पोता भी उसी रास्ते पे है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को अपनी जमात के टिकट पर सेनेटर बनवाया और सदर पाकिस्तान भी बनवाया, यानी इनको भी नवाजा गया था। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज थे राणा शमीम, नवाज शरीफ के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज रहे हैं और इन्होंने एक झूठा हलफनामा भी नवाज शरीफ साहब के लिए जमा करवाया था और सामने आया था इनका। फिर उस पर इसको अदालत में बुलाया गया और अदालत के अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी और माजरत की और उन्होंने कहा, उनके बेटे ने शरीफ खानदान के साथ एतराफ़ किया कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो हमें बड़ा नवाजते रहे हैं। जज एजाज एवान साहब की भी एक मिसाल दे दूँ, और तो बहुत सारे जजेस हैं जिनकी टेलीफोन कॉल्स हैं, जिनके रिश्तेदारों की नौकरियाँ हैं, जिनको बहुत सारे फ़वाइद हैं जो शरीफ खानदान पहुँचाता रहा है। जज एजाज एवान साहब ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अभी बरी किया हाल ही में और शहबाज शरीफ ने साबिक जज एजाज एवान को इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया है। तो इस तरीके से शरीफ खानदान मैनेज करता है अदलिया को। ये चीज़ें आप पहले भी जानते थे, इनको वक्तन फवक्तन आने वाली नस्लों को बताना ज़रूरी है कि ये खानदान किस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बड़ी खबर मैं आपको बीच में दे देता हूँ, फिर आगे चल के अदलिया के इस मामले पर हम बात करेंगे। अजहर मशवानी हैरत अंगेज तौर पर अपने घर वापस पहुँच गए। इमरान खान साहब ने रात को इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टेप लिया था। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करेंगे। जुम्मे की नमाज के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, लोगों ने बाहर निकलकर एहतजाज शुरू किया। बारिश के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हुए थे और वो एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त अचानक एक ट्वीट आता है अजहर मशवानी का, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने घर खैरियत से पहुंच गया हूं। अजहर मशवानी ने ट्वीट किया और ये ट्वीट उन्होंने किया 3:40 पर। उसमें उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बखैरियो आफियत घर वापस पहुंच गया हूं। इन 8 दिनों में आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने ताउमर के लिए हमें मकरूज कर दिया है। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि हमारे दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ अफ्तारी करेंगे। एक तो इन्होंने कंफर्म किया कि ये असीर थे, इनको कैद किया गया था,
ये कंफर्म किया है और मैं खैर ऑफियर से घर पहुंच गया हूं, यानी वो बता रहे हैं कि उनको रखा गया था। किसी इदारे ने, याद रखिएगा, तस्लीम नहीं किया कि अजहर मशवानी को किसने अपने पास रखा था। वो किसके पास था वो खुद बता सकता है या इमरान खान साहब बताएंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अजहर मशवानी इमरान खान को क्या बताता है और अजहर मशवानी को कहां रखा गया, उससे क्या डील करने की कोशिश की गई, क्या उससे कुछ हासिल करने की कोशिश की गई या उसको कुछ समझाने की कोशिश की गई। ये चीजें अभी कबल वक्त हैं। देखते हैं कि अजहर मशवानी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है तो उसके बाद किस किस्म की खबरें सामने आती हैं। ये पब्लिक प्रेशर भी हो सकता है और इमरान खान साहब के लोगों को तोड़ने की ये कोशिश भी हो सकती है। अजहर मशवानी का 8-9 दिन के बाद घर वापस आ जाना उनके घर वालों के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन बहुत सारे लापता अफराद अब भी गायब हैं और उनकी फैमिलीज उनका इंतजार कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं जैसे अजहर मशवानी वापस आ गया है वैसे ही वो बाकी लापता अफराद भी अपने खानदानों से आकर मिल पाएंगे। ना सिर्फ मिल पाएंगे बल्कि आइंदा के लिए इंसानों को लापता करने का सिलसिला पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी आइन में और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आ जाए, ये तो एक अच्छी खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाए वापस अपनी असल खबर की तरफ कि अदालत के अंदर अब क्या चल रहा है और चलेगा क्या। अब 3 रुकनी बेंच है जी हमारे पास। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अता बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब, और दूसरे जस्टिस इजाजुल हसन साहब और तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो इस तरह ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस मामले को पीर वाले दिन सुबह 9:30 बजे दोबारा सुनना शुरू करेंगे। कोशिश की गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए या फुल बेंच एक तश्कील दिया जाए, लेकिन इस मामले को रिजेक्ट कर दिया गया अदालत की जानिब से फिलहाल, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। जो बेंच बना हुआ है वही इस मामले को आगे चलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तवा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत की है। पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट की इस्तदा जो है उन्होंने की और उसमें फुल कोर्ट बनाए या कम अज कम फुल कोर्ट मीटिंग की जाए, जिसके ऊपर जो है वो मुस्तरद कर दी गई है दरखास्त। फिलहाल जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, बामी एतराफ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई, बाद में भी सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से गुजारिश है कि पहले दर्जा हरारत कम करें। अच्छा, एक और चीज है, देखें, PMLN ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव है, या तो फुल कोर्ट बना दें तो या फिर इस्तीफा दे दें। अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक मुतालबे के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि कामरान खान साहब को कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है या उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप ये वाली बात करें, और भी कुछ सहाफ़ी उन पर भी करते हैं। और कामरान खान साहब ने जब ये बात की तो बहुत हैरत हुई पाकिस्तान में लोगों को कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि या तो आप फुल कोर्ट बनाएं तो या फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑप्शंस दे रहे हैं। ये ऑप्शंस तो है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस किस्म की आ रही थी। इस्तीफे के लिए बहुत ज्यादा र्यूमर्स चलाई गई, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। बड़ी मायूसी हुई है, गलत किस्म के ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं और इन ट्रेंड्स के जरिए से कोशिश की जा रही है कि अदलिया के ऊपर दबाव डाला जाए। अच्छा, अब अदलिया ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने बताया कि जजेस को दफातर से निकालकर घरों में कैद किया गया था। मौजूदा हुआ कि जजेस वापस दफ्तर में आ गए। 90 की दहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। उन्होंने कहा मुशर्रफ ने जिन जजों को निकाला था वो वापस आ गए थे वकला तहरीक के नतीजे में, लेकिन जिन जजेस को नवाज शरीफ ने खराब किया था वो वापस नहीं आ सके 90 की दहाई वाले। आइन जमहूरियत को जिंदा रखना है। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं। असेंबली की मुद्दत होती है और हाउस के सरबराह को तहलील का इख्तियार है। 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद वो 30 अप्रैल की तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। हुकूमत को माजी भुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लें। अगर मुज़ाकरात नहीं होते
तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला बाइख्तियार होगा। ये हुकूमत और अपोजिशन अगर मिलकर, अदालत जो कहना चाह रही है, एक्चुअली जो चीजें जाती हुई नजर आ रही है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय कर ले कि इंतखाबात कब करवाने, बजट के बाद करवाने या बजट से पहले करवाने। अगर तो ये हुकूमत बज़िद है कि ये बजट देना चाहती है तो ठीक है, जून में बजट दे दे और अगस्त में इंतखाबात करवा दे। कोई एक टाइम तय कर ले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो तारीख बता दे, सितंबर में, अगस्त में, अक्टूबर में, जब भी इंतखाबात करवाने हैं वो एक तारीख कर ले। अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक फैसला करेगी और आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए, इसके अलावा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसने कहा कि 2 जजेस बेंच से अलग हुए थे? अदालत का 27 फरवरी का हुक्म पढ़े, इसमें कहां लिखा है मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असरे नौ तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। समाअत रोकने वाला हुक्म समाअत रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में जेर बहस लाएंगे। आप दर्जा अर्ज कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहे, जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। अच्छा, फुल कोर्ट मेरे ज़हन में था, चीफ जस्टिस ने यह भी बताया। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट वाला मामला मेरे ज़हन में था। एक बात यह है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो, बाद औक़ात तमाम जजेस दस्तयाब भी नहीं होते। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंच थे, इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा और जस्टिस अतर बिन को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फायद ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फायद ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। अच्छा, इस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। बीच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आवाज़ भर भी आई, यानी थोड़ा सा वो रंजीदा हो गए और जज्बाती आवाज़ में उन्होंने कहा कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्तीफे से रोका था। हमीदुर रहमान ने कहा, मरहूम बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, इधर उधर की बातों से मैं जज्बाती हो गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि हुकूमत के बाद इस वक्त कितना पैसा मौजूद है। यानी अब मामला आ गया है यहाँ पे कि हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, दहशतगर्दी की भी बात करते हैं। तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रख देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही हैं। एक तो ये, जो इदारा इलेक्शन कमीशन को मावरत नहीं करेगा उसके फिर नताइज भुगतने होंगे। ये तय है कि इलेक्शन तो होने हैं, कब इलेक्शन कराने हैं ये तय करना बाकी है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। यानी तमाम इदारों के लिए यह जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे, चाहे फौज है, चाहे अदलिया है, चाहे दीगर इदारे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हुकूमत को फंड्स देने हैं, महकमा खजाना है, सबको ताउन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और जो नहीं करेगा फिर उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर फौज इलेक्शन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट फौज को ड्यूटी देने के लिए तलब कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। लगता है अटॉर्नी जनरल के पास मजीद कुछ कहने के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बीच में ये भी रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कराना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमें हुकूमत की मुश्किलात का अंदाजा है। 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जा सके क्योंकि पहले भी टाइम जो है वो 15 दिन आगे का दिया गया था। सिर्फ ये देखना है कि मजीद कितने दिन दरकार होंगे। बहरहाल मामला जो है वो इंतखाबात की तरफ जा रहा है नाजरीन, और इंतखाबात ही करवाने पड़ेंगे। इमरान खान साहब ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर अगले व्लॉग में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी है। इमरान खान ने कहा कि नून लीग ने जैसे 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला, वैसे ही एक मरतबा फिर ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है क्योंकि इंतखाबात से खौफजदा है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर पूरी कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह एक वकला की तहरीक चली थी उस किस्म की एक तहरीक शायद इमरान खान के दिमाग में चल रही है। अब इस बहरान से और एक नई तहरीक से अगर लोग बचना चाहते हैं तो फिर अदालतों को उनका काम करने दीजिए। आइन और कानून ही एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को बहरान से और आने वाली तहरीकों से बचा सकता है, वरना पाकिस्तान की आवाम को तहरीक चलाकर अदलिया की बहाली के लिए एक मरतबा फिर काम करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी अपनी वकला बरादरी से खुसूसी अपील है कि आईने पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह आगे बढ़कर किरदार अदा करें जैसा उन्होंने 2007 में जो वकला की तहरीक शुरू हुई थी उसमें अदा किया था। तो ये जी इमरान खान साहब की बातें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।
अगले व्लॉग में इंपॉर्टेंट चीजें हैं